गया। हेलो। हेलो। आवाज जा रहा है? हेलो। आवाज मेरा जा रहा है आपके पास? अच्छा, तो लाइव तो इस तरह से है। अब देखिए। अच्छा। हेलो। हेलो। ठीक है। ठीक है। आप सभी को नमस्कार। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। आप नमस्कार। हेलो। हेलो। आप सभी भिन्न भिन्न कॉलेज से हैं और ये मिथिला विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि हम सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और ये बिहार विश्वविद्यालय में, बिहार के पूरे विश्वविद्यालय में ये मिथिला विश्वविद्यालय एक प्रथम नमूना है जो आप सबों के साथ संबंध स्थापित करने किया है। आप हम धन्यवाद अपने विश्वविद्यालय के वीसी महोदय को देना चाहेंगे, रजिस्ट्रार साहब को देना चाहेंगे, जितने भी विश्वविद्यालय पदाधिकारी हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड विजय बाबू को, हमारे प्रीति भंजन जी को, और सबसे अहम बड़ी भूमिका रघुवर जी का है, जिन्होंने रिसर्च स्कॉलर होते हुए भी पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों को एक साथ जोड़ने का काम किए हैं। रघुवर जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप एक रिसर्च, यहां भी आपने एक रिसर्च किया है। आप रिसर्च स्टूडेंट तो हैं ही, लेकिन आपने ऑनलाइन के माध्यम से, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जो है कि रिसर्च शुरू किया है, जो मिथिला विश्वविद्यालय के चारों जिला को आपने जोड़ा है। चारों जिला में सभी महाविद्यालय से आपने संपर्क किया है, प्रिंसिपल से बात किया है, वहां के स्टाफ से बात किए, वहां के टीचर से बात किए। आप बहुत आभारी हैं हम सब आपका कि आपने जो है पूरे मिथिला विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ा, और आगे भी इसी तरह का आप काम करते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि अभी तक 34 छात्र जुड़े हैं। अपने विश्वविद्यालय में 43 कंचुत महाविद्यालय है,
लेकिन मात्र 34 विद्यार्थी जुड़े हैं। और यदि हम मान करके चले तो एक महाविद्यालय से एक बच्चा भी नहीं पूर्ण पा रहा है। तो प्रयास जितना हुआ है उसमें बहुत कम छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बीएम कॉलेज रहिका मधुबनी से कौन सा छात्र जुड़े हैं वो अपना नाम और रोल बताएंगे। है कोई बीएम कॉलेज रहिका मधुबनी से? नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज बेनीपुर से हेलो, रहिका मधुबनी से नहीं हूँ, राजनगर से हूँ। अच्छा, आप राजनगर से हैं? जी। राजनगर से स्टार्ट ही मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। राजनगर से कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं? बस मैं हूँ अभी। अच्छा, राजनगर से एक हैं। जी। आप अपने महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक का नाम जानते हैं? नहीं सर। नहीं। अच्छा, तो आप वहां से महिला कॉलेज से कितने छात्र हैं? मधुबनी के महिला कॉलेज से कितने छात्र हैं? अकेला है? नहीं सर, हम भी हैं। अच्छा, 2 हैं। अच्छा, आप 3 हैं। आप अपने यहाँ जो टीचर हैं अर्थशास्त्र के, उनके 1-2 टीचर का नाम बता सकते हैं? यस सर। क्या नाम है? डॉक्टर नीवा झा, हेम कुमार झा और डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, कृष्ण कुमार ठाकुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 1-2 आदमी का नाम आप बताए। देखिए, दंती स का 3 स को हम नोट करेंगे। स से समय, सेहत और संबंध। सेहत का भी ख्याल रखेंगे। समय ये कोरोना काल की वजह से समय उपयोगी है, इसलिए आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और संबंध, महाविद्यालय में हैं चाहे जहां भी हैं, शिक्षक से संबंध है तभी हम उनके बारे में जानते हैं या वो आपके बारे में जानेंगे। खैर, समय, सेहत और संबंध पर हम ध्यान देंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक, आज से पहले जो शिक्षक आप लोग के बीच में आए उनका नाम आप बता सकते हैं? कल आप किन किन शिक्षक से पढ़े? यस सर, डॉक्टर सुनील कुमार एंड डॉक्टर मनोज कुमार। थैंक यू। आज आप किन शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं? आज के आपका क्लास के शिक्षक कौन हैं? वो किस महाविद्यालय से हैं? बीएम कॉलेज रहिका, अशोक कुमार, प्रोफेसर अशोक कुमार। थैंक यू। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आप लोगों का क्या है? रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू। आप लोग ऊपर में आज का टॉपिक नोट करेंगे। कॉपी कलम है आपके पास? यस सर। चलिए, ऊपर में आज का टॉपिक लिखिए, रोल ऑफ प्राइस। डेट दीजिए
अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, महाविद्यालय का नाम लिखिए। लिखे? और मैं कुछ लिखाऊंगा आप लोग को पहले। आप लिखेंगे और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे नंबर पर आप लोग भेजेंगे क्लास के अंत में। सर आपका व्हाट्सएप नंबर? 6299 34 13 98। सर एक बार फिर बोलिए। स्टार्ट कीजिए। 6299 जी 34 जी 13 हाँ 98। थैंक यू सर। रोल ऑफ प्राइस, रोल ऑफ प्राइस का अर्थ क्या है? कीमत का अर्थ लिख रहे हैं? कीमत का अर्थ कीमत का अर्थ लिख लिए सर। जब एक विक्रेता, सर प्लीज दोनों लैंग्वेज यूज कीजिए, ना हिंदी इंग्लिश। ठीक है, बाद में एक्चुअली हम हिंदी का ही जो विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम ही जानते हैं। इसलिए हिंदी में ही हम पढ़ाएंगे। जब एक हेलो, सर आवाज आ रही है, अब लिख पाइए ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर प्लीज करेक्ट योर ईयरफोन। फोन तो ठीक है, आवाज तो आपका आ रहा है। अब आ रही है आवाज, यू कैन कंटिन्यू नाउ। जब एक विक्रेता वस्तु को बेचता है तो वह उसका मुद्रा से विनिमय करता है। जब एक विक्रेता वस्तु को बेचता है तो वह उसका मुद्रा से विनिमय करता है। क्रेता वस्तु और सेवाओं के बदले में क्रेता वस्तु और सेवाओं के बदले में विक्रेता को मुद्रा का भुगतान करता है। मुद्रा की वह मात्रा मुद्रा की वह मात्रा जो एक क्रेता मुद्रा की वह मात्रा जो एक क्रेता वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले में
एक इकाई के बदले में विक्रेता को भुगतान करता है। विक्रेता को भुगतान करता है। वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। उदाहरण स्वरूप समझने का कोशिश करेंगे कि यदि 1 लीटर पूर्ण मलाई युक्त दूध 1 लीटर पूर्ण मलाई युक्त दूध के लिए 40 रुपये का भुगतान करता है, 40 रुपये का भुगतान करता है, तो पूर्ण मलाई युक्त दूध की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर होगी। सामान्यतया विक्रेता का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कुल आमद और कुल लागत का अंतर होता है। फिर से बोलिए सर। सामान्यतया विक्रेता का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कुल आमद और कुल लागत का अंतर होता है। कुल आमद का अभिप्राय उत्पादक की उस कुल मुद्रा प्राप्ति से है फिर से बोलिए सचरा। लाभ कुल आमद और कुल लागत का अंतर होता है। कुल आमद का अभिप्राय उत्पादक की उस कुल मुद्रा प्राप्ति से है जो वह दी हुई उत्पादन मात्रा को बेचकर प्राप्त करता है। जो वह दी हुई उत्पादन मात्रा को बेचकर प्राप्त करता है। कुल लागत से अभिप्राय कुल लागत से अभिप्राय
उस समस्त हेलो सर, अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा? नोट तो आप पीडीएफ में भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते तो इजी रहता। अच्छा ठीक है, आपका जो सुविधा होगा उसके अनुकूल किया जाएगा। जी, थोड़ा इंग्लिश में भी सर, टाइम तो वही है ना सबके लिए। हाँ हाँ ठीक है, इंग्लिश एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, हम हिंदी मीडियम के। सर बट यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश हिंदी दोनों के स्टूडेंट है, तो ये तो हाँ होते हैं तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, जो हिंदी में पढ़ाएंगे वो हिंदी में पढ़ाएंगे। सर ऐसे लिखने में टॉपिक तो एक ही बार होगा ना? थोड़ा चिल करो, टीचर के साथ ज्यादा दूर हो रहा है। आप जो है कॉलेज में भी अपने टीचर से मिल करके उसको ये कर सकते हैं। चलिए आगे लिखिए। सर अगर आप पहले लिखिए तो सही, हम भाषण दे दे और भाषण इस कान से सुन लीजिए उस कान से निकल जाएगा है, तो आपको लाभ क्या मिलेगा? स्कूल लेने से सिर्फ काम चल जाएगा। सर आप पढ़ाइए। कुल लागत से अभिप्राय के बाद बोलिए। कुल लागत से अभिप्राय उस समस्त व्यय से है जो एक उत्पादक वस्तु की उस मात्रा के उत्पादन पर खर्च करता है। ये जो एक उत्पादक वस्तु की उस मात्रा के उत्पादन पर खर्च करता है। विक्रेता उसके द्वारा, पैराग्राफ चेंज, विक्रेता उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की कीमत निश्चित करता है। सर एक बार रिपीट कीजिए तो, विक्रेता उसके द्वारा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, मैक से। विक्रेता उसके द्वारा आपूर्ति, आवाज आ रही है? यस सर। विक्रेता उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की कीमत निश्चित करता है। एक बार जब आप अपने से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं लिखवा रहा हूं, और जहां दिक्कत होगा फिर मैं बता दूंगा। विक्रेता उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की कीमत निश्चित करता है। किसी वस्तु की बाजार कीमत किसी वस्तु की बाजार कीमत, थोड़ा तेज हाथ चलाइए, किसी वस्तु की बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर उसे बाजार में बेचा जाता है। जिस पर उसे बाजार में बेचा जाता है। किसी वस्तु की कीमत निश्चित करते समय किसी वस्तु की कीमत निश्चित करते समय एक विक्रेता अधिकतम लाभ कमाने के अतिरिक्त
बहुत से कारक अपने ध्यान में रखता है। किसी वस्तु की कीमत को निश्चित करने में कीमत को निश्चित करने में कुछ महत्वपूर्ण कारक जो किसी विक्रेता के निर्णय पर प्रभाव डालते हैं। किसी विक्रेता को निर्णय पर प्रभाव डालते हैं। जैसे उत्पादन की लागत, इसको डैश देंगे। उत्पादन की लागत विक्रेता वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है विक्रेता वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक हो। वस्तु की प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत और वस्तु की प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर प्रति इकाई लाभ होता है। इस प्रकार प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर
जितना अधिक होगा लाभ की सीमा भी उतनी ही अधिक होगी। चौथी के क्या बोलिए? प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर जितना अधिक होगा लाभ की सीमा भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए किसी विक्रेता द्वारा वस्तु की कीमत निश्चित करने के प्रति निश्चित करने प्रति इकाई उत्पादन लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की संभावित बिक्री विभिन्न कीमतों पर वस्तु की संभावित बिक्री विक्रेता यह भी ध्यान रखता है कि विक्रेता यह भी ध्यान रखता है कि वह विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचने में समर्थ होगा। इसलिए उसके द्वारा वस्तु की कीमत ऐसी निश्चित की जानी चाहिए कि वस्तु की बेची गई कुल मात्रा में से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। आगे लिखेंगे, अन्य विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई कीमत अन्य विक्रेताओं द्वारा
निश्चित की गई कीमत अपनी वस्तु की कीमत अपनी वस्तु की कीमत निश्चित की गई कीमत पर भी अपनी वस्तु की कीमत निश्चित की गई कीमत पर भी विचार करता है। यदि एक विक्रेता यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो अन्य विक्रेताओं द्वारा उसी प्रकार की निश्चित कीमत से उसी प्रकार की निश्चित कीमत से बहुत अधिक है। तो वह वस्तु की अधिक मात्रा। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है, कोविड पैंडेमिक के कारण प्राइस मैकेनिज्म डिफरेंट सेक्टर में किस तरह इफेक्ट हुआ है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, अगले क्लास में हम आपको सॉल्व कर देंगे। सर अगर हम लोग यहाँ लिखने ही आएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स डाल दिया जाए, क्लास बंद कर दिया जाए। और नोट्स जो है कि आप लिखिए, अपने हाथों से लिखिए। रमेश सर एज ए कोऑर्डिनेटर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज स्टूडेंट का टाइम बर्बाद ना किया जाए। तो आप लोग तो टाइम कॉलेज नहीं आते हैं, सिर्फ मनोरमा गैस लेकर के काम जो है कि चला लेते हैं। प्रखंड स्तर पर जितने भी किताब सुनिए ना, सुनिए। देखिए आप परेशानी होगा, आपका अलग परेशानी होगा, ठीक है। आपके साथ पूरे विद्यार्थी का परेशानी नहीं ना है, सबका अलग अलग अपना जो है कि डिमांड है, ठीक है। तो आप सर अगर डिग्री ही बांटा जाए तो एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है और क्लास चलाने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को। आप पहले सुनिए तो सही। आपकी जो समस्या है, आप किसी खास टीचर से उस समस्या को जो है कि समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। सर टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स करंट चीज पे ही बेस्ड होता है एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए समय निर्धारित है ना, टाइम निर्धारित है ना। अभी जहां हम लिखा रहे हैं उस चीज को लिखिए, इसको समझिए, पढ़ के आइएगा, इसको हमको व्हाट्सएप पर भेजिएगा कि आप कितना लिखे। सर आप जी सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर लिखा दिए ना, व्हाट्सएप नंबर लिखा दिए हैं। चलिए रिसर्च में बात करना बंद कीजिए, पढ़ाइए। हाँ ठीक, कहाँ तक लिखे बोलिए। हेलो। कीमत से बहुत अधिक हो तो वह वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में सफल नहीं होगा। वह वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में सफल नहीं होगा। इसलिए अपनी वस्तु की बिक्री
इसलिए अपनी वस्तु की बिक्री में वृद्धि करने के लिए उसे अपनी वस्तु की कीमत घटानी पड़ेगी। वस्तु की कीमत घटानी पड़ेगी। इसलिए एक वस्तु के विक्रेता इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट और पूरा कर देते हैं इसको। इसलिए एक वस्तु के विक्रेता के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करे जो दूसरे विक्रेताओं की कीमत के तुलनीय है। सर फिर से बोलिए। कहां तक लिखे बोलिए। वह अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करे जो दूसरे विक्रेताओं की कीमत के तुलनीय है। हो गया? हो गया। इसको अगले क्लास में हम समझा देंगे। आप प्रयास करेंगे कि 1 बार 2 बार इसको पढ़िएगा अपने से। हमको ये लगता है कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो कहीं समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जितनी सरल भाषा में तैयार किया गया है। और गैस तो सब दुकान पे अवेलेबल। आप लोग गैस के आदी हो गए हैं, गैस से पढ़ते हैं, कहीं किताब ओरिजिनल आप लोग नहीं लेते हैं। और ना जो है कि महाविद्यालय में अपने जो है कि शिक्षक का नाम जानते हैं, उनसे संपर्क नहीं बनाते हैं। इसलिए संपर्क में रहना चाहिए, संबंध बनाइए, तभी आप जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे साथी डॉक्टर हरेंद्र साहब जी इंतजार कर रहे हैं। टाइम पूरा हो गया है। अगले क्लास में और जो बाकी रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। और कहीं दिक्कत हो तो हम नंबर है दिया हुआ है मेरा, या रघुवर जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा और आप संपर्क बनाइएगा। धन्यवाद। नो थैंक्स। Hello. First of all, I welcome all of the students to participate in this program. I am Dr. Harendra Krishna Misra, HOD of Economics,
नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहरियासराय दरभंगा. The topic which is assigned by me, the University Department of Economics, is background and the structure of planning, structural constraints, Indian development strategy. I think that this is very burning and relevant topic, not for the students of the economics, but masses also. As per the instruction of the coordinator, I would like to deliver my lecture in Hindi for the convenience of all the students. आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है. यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की नई प्रणाली का जन्म हुआ यानी प्रादुर्भाव हुआ. इस प्रणाली में निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसे पूंजीवाद की संज्ञा दी गई. लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस नीति के दोष अनुभव किए जाने लगे. इन्हें दूर करने के लिए राजकीय हस्तक्षेप का समर्थन किया जाने लगा. यहीं से नियोजन के विचार का सूत्रपात हुआ. सर्वप्रथम यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 1928 में सोवियत संघ में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया. वहां की पिछड़ी हुई कृषि तथा औद्योगिक व्यवस्था को आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदलने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई. यह योजना सफल रही. इनका अन्य देशों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार आर्थिक नियोजन का विचार बढ़ता रहा. नियोजन वर्तमान समय का महत्वपूर्ण आर्थिक नारा तथा सभी आर्थिक रोगों की औषधि बन गया है. आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक केंद्रीय आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध हेलो. आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय हाँ हेलो. हाँ हेलो. थैंक यू फॉर दिस. तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके. विकास योजनाओं के अंतर्गत भावी विकास के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उनकी प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का एक केंद्रीय सत्ता द्वारा नियमन एवं संचालन होता है. अब नाउ come to the first breakup, that is definition of economic planning, यानी आर्थिक नियोजन की परिभाषा. We will discuss on it. विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्रियों को परिभाषित किया है, जिसमें मैं पहला नाम उद्धृत करना चाहता हूं, श्रीमती बारबरा वुटन. उनके अनुसार आयोजन का अर्थ है एक सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक तथा जानबूझकर आर्थिक प्राथमिकता के बीच चुनाव करना.
दूसरा, डाल्टन ने कहा है, सर थोड़ा धीरे बोलिए। डाल्टन ने कहा है कि आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत अर्थ में विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। रॉबिन्स ने कहा है कि योजना बनाने का अर्थ है उद्देश्य बनाकर कार्य करना, चुनाव या निर्माण करना और निर्णय सभी आर्थिक क्रियाओं का निचोड़ है। गुनार न्यूडल ने कहा है कि आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है, जिसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक क्रिया को ऊपर ले जाने के प्रयास किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन आर्थिक योजनाओं के परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी होती है। दूसरा, कि नियोजन निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन है। तीसरा, कि नियोजन का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं को ऊपर उठाना होता है। अगला, नियोजन उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग का एक तरीका है। सर प्लीज कुछ मेन वर्ड्स इंग्लिश में भी बोलिए सर प्लीज। थैंक यू। अब नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग। तो नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण विचारपूर्वक तथा जानबूझकर किया जाता है। अब उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। आपको प्रायोरिटीज, यू विल हैव टू डिटरमाइन और फिक्स द प्रायोरिटीज। तो उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। एंड द लास्ट ऑफ कोर्स, कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाता है, सर्टेन टाइम। अब नाउ द नेक्स्ट ब्रेकअप इज आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। I am discussing the journal on economic planning, and afterwards I will come in my next lecture on Indian economic planning. So, first of all, I would like to discuss objectives of economic planning. तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वी कैन डिवाइड into three parts of ये objectives of economic planning. The first is economic objectives, आर्थिक उद्देश्य. Now the second is सामाजिक उद्देश्य, social objectives, and the third is राजनीतिक उद्देश्य, political objectives. We will discuss one by one. So first of all, economic objectives, आर्थिक उद्देश्य. आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से ये उद्देश्य आते हैं। पहला है कि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य, आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य देश में उपलब्ध
भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग कर उत्पादन की मात्रा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। नाउ द नेक्स्ट इज आय की समानता, इक्वालिटी इन इनकम। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म इन इंग्लिश यू कैन से, डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के पतन व समाजवाद के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म। पूंजीवाद के पतन व समाजवाद के विकास ने इस उद्देश्य को अधिक परिपक्वता प्रदान की है। आज विश्व की प्रत्येक सरकार के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में आय की समानता बनाए रखना आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य बन गया है। द नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का उचित उपयोग आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाना है। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंग्लिश। आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, बोथ आर सिनोनिम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। जिस प्रकार बढ़ते हुए रोजगार का प्रत्येक सुअवसर राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक विकास के फलीभूत होने पर ही रोजगार के नए सुअवसर प्राप्त होते हैं। यानी आर्थिक उद्देश्य का, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना होता है। एंड द नेक्स्ट, अवसर की समानता, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है देश की समस्त कार्यशील जनसंख्या को, वर्किंग पॉपुलेशन को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करना। इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा आपको कि अवसर की समानता का अर्थ है देश की समस्त कार्यशील जनसंख्या को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करना। आर्थर लुईस ने कहा है कि कुशलता की न्यूनतम तथा मिनिमम तथा संपत्ति के असमान डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंग्लिश यू कैन से द टर्म, यानी कुशलता की न्यूनतम तथा संपत्ति के असमान वितरण के कारण ही अवसर की असमानता का सूत्रपात होता है। नियोजन के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार व प्रशिक्षण देकर लोगों की कुशलता में वृद्धि की जाती है। द नेक्स्ट, संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट। संपूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में
सुधार लाने के लिए देश के अविकसित भागों का विकास करना अति आवश्यक है, वेरी एसेंशियल टू डेवलप अनडेवलप्ड अंडरडेवलप्ड पार्ट्स। तो मैंने कहा आपको कि संपूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए देश के अविकसित भागों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। नियोजन के द्वारा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में संतुलन बनाते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास किया जा सकता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट, बहुमुखी विकास, दिस इज इंग्लिश टर्म ऑफ बहुमुखी विकास, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट वेल इकोनॉमिक। नाउ द नेक्स्ट ब्रेकअप इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य पर हम लोग विचार करेंगे। पहला है कि सामाजिक सुरक्षा, जिसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी नागरिकों को, विशेषकर श्रमिकों को, लेबरर्स, पर्याप्त आय अवश्य मिलनी चाहिए। यानी सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी नागरिकों को, पर्टिकुलर लेबरर्स यानी विशेषकर श्रमिकों को पर्याप्त आय, एडिक्वेट इनकम अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे कि वे एक उचित जीवन स्तर, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्यतीत कर सके। श्रमिकों की चिकित्सा व्यवस्था, श्रमिकों की चिकित्सा व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन का समावेश सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। दिस इज वेरी वाइटल पॉइंट, जिसका हमने आपको डिस्कस किया है, आपसे चर्चा की है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए काफी आवश्यक होता है। अपने नागरिकों को ये सब सुविधाएं प्रदान करना और इसको इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। दूसरा है कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। नियोजन का उद्देश्य मात्र उत्पादन एवं आय बढ़ाना नहीं है। नियोजन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज नॉट ओनली टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इनकम। यानी नियोजन का उद्देश्य मात्र उत्पादन एवं आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि वितरण को समान बनाना भी है। आर्थिक नियोजन जाति, धर्म या जाति, कास्ट, धर्म, रिलीजन, लिंग, जेंडर के सभी भेदभावों को भुलाकर प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नियोजन का उद्देश्य मात्र उत्पादन एवं आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि वितरण को समान बनाना में डिस्ट्रीब्यूशन
को भी इक्वल करना होगा, वितरण को भी समान बनाना भी है। आर्थिक नियोजन जाति, धर्म, लिंग के सभी भेदभावों को भुलाकर प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। अब नाउ द नेक्स्ट ब्रेकअप इज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य तो अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। आज प्रत्येक राष्ट्र द्वारा राजनीतिक सत्ता की सुरक्षा, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर में वृद्धि करना और शक्ति तथा सम्मान से उत्तरोत्तर विकास करने के लिए राजनैतिक उद्देश्यों को आर्थिक नियोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान, परमानेंट प्लेस दिया जा रहा है। तुमने कहा कि देश की सुरक्षा, दिस इज वेरी ऑल्सो वाइटल पॉइंट फॉर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो पहला हमने अभी चर्चा किया है आपसे कि देश की सुरक्षा, यानी प्रत्येक राष्ट्र द्वारा राजनीतिक सत्ता की सुरक्षा, सैन्य शक्ति में वृद्धि करना और शक्ति तथा सम्मान से उत्तरोत्तर विकास करने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों को आर्थिक नियोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, शांति की स्थापना, टू एस्टैब्लिश पीस। तो देश में जब तक शांति व्यवस्था नहीं होगी, देश में जब तक शांति व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज नॉट पॉसिबल। तब तक आर्थिक उन्नति भी संभव नहीं है। सो इसलिए यह आवश्यक है कि शांति व्यवस्था के उपरांत ही किसी भी देश में, समाज में आर्थिक उन्नति संभव हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा। तो शांति की स्थापना तभी होगी जब समाज में समृद्धि एवं संपन्नता होगी। अब नाउ दिस इज द कंडीशन, यह शर्त है कि हाउ कैन यू एस्टैब्लिश पीस इन अवर सोसाइटी और कंट्री और एक्सेट्रा। सो दिस इज द कंडीशन दैट शांति की स्थापना तभी होगी जब समाज में समृद्धि व संपन्नता होगी, प्रोस्पेरिटी होगी। समाज में समृद्धि व संपन्नता नियोजन के द्वारा ही संभव है। समाज में समृद्धि व संपन्नता नियोजन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स रीति रिवाजों में परिवर्तन, चेंजेज इन कस्टम्स, रीति रिवाजों में परिवर्तन। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ भावी पीढ़ी का स्वास्थ्य, हेल्थ एवं जीवन स्तर, स्टैंडर्ड लेवल, विकसित अवस्थाओं के अनुकूल
बन जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा में प्रसार कर आर्थिक नियोजन के द्वारा रीति रिवाजों में समय के अनुकूल फेवरेबल चेंजेज यानी अनुकूल परिवर्तन किया जाता है। यानी फिर अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट दैट रीति रिवाजों में परिवर्तन इस शिक्षा के प्रचार प्रसार से सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ भावी पीढ़ी कमिंग जनरेशन का स्वास्थ्य व जीवन स्तर विकसित अवस्थाओं के अनुकूल बन जाता है। तो इस तरह शिक्षा में प्रसार का आर्थिक नियोजन के द्वारा रीति रिवाजों में समय के अनुकूल परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए कुछ जो इकोनॉमिक टर्म्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नाउ कि पहले नियोजन की क्या आवश्यकता है, व्हाई प्लानिंग इज एसेंशियल। नियोजन संगठन की विविध क्रियाओं में एकात्मकता लाता है। नियोजन संगठन की विविध क्रियाओं में फंक्शंस में एकात्मकता लाता है। यूनिफॉर्मिटी जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है। नियोजन उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है। अल्टरनेटिव्स विकल्प यानी नियोजन उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आती है, इकोनॉमिकल आती है। एक्स्ट्रावेजेंट नहीं, अपव्यय नहीं करना चाहिए किसी को। कहता है जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययिता आती है तो भावी पूर्वानुमानों के आधार पर ही वर्तमान की योजनाएं बनाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट ब्रेकअप इज नियोजन की रणनीतियों से आप क्या समझते हैं? स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लानिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लानिंग? तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन यानी प्लानिंग कहलाता है। यानी वर्तमान परिस्थितियों को प्रेजेंट सिचुएशंस ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव्स भविष्य की रूपरेखा हम लोग फ्यूचर का जो आउटलाइन तैयार करेंगे, भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना थिंक ओवर द इशू आयोजन या नियोजन कहलाता है, यानी प्लानिंग कहलाता है। यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है, वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है। इसीलिए ही विद्वानों ने नियोजन को प्रबंधन का यानी प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना है। अब नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं योजना, अभी डिस्कस कर रहे हैं सारे लोग। तो
अब योजना का इकोनॉमिक प्लानिंग हमने देखा, लेकिन देखें कि योजना का क्या अर्थ है भाई। कोई पूछ बैठेगा कि योजना का क्या अर्थ होता है, समझाइए। इसमें मिशन और उद्देश्यों का, इसमें मिशन और उद्देश्यों का चयन करना और उन्हें प्राप्त करने की क्रियाएं शामिल हैं। इसमें मिशन और उद्देश्यों का चयन करना और उन्हें प्राप्त करने की क्रियाएं शामिल हैं। इसलिए हर संगठन नियोजन पर अधिक बल देता है, यानी जोर देता है। अब एक प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में, फॉर्म ऑफ ए प्रोसेस, नियोजन में भविष्य के पाठ्यक्रम का निर्धारण शामिल है। इसलिए एक कार्रवाई, क्या कार्रवाई, कैसे कार्रवाई की जाए और कब कार्रवाई की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने कहा कि इन शॉर्ट, इन ब्रीफ आई कैन से दैट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज दिस है। जैसे इसमें हमने कहा है कि इसमें मिशन और उद्देश्यों का चयन करना और उन्हें प्राप्त करने की क्रियाएं शामिल हैं। इसलिए हर संगठन नियोजन पर अधिक बल देता है, यानी जोर देता है। एक प्रक्रिया के रूप में नियोजन में भविष्य के पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, यानी शामिल है। इसलिए एक कार्रवाई, क्या कार्रवाई, कैसे कार्रवाई की जाए और कब कार्रवाई की जाए। अब हम लोग, अब दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग। अब हम लोग अब इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, द सेकेंड रेलेवेंट टॉपिक पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं, यानी भारत में आर्थिक नियोजन। अब इसमें हम लोग देखेंगे हाउ द प्लानिंग प्रोसेस हैज डेवलप्ड इन इंडिया। तो भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ। प्लीज पे अटेंशन। भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ, परंतु इसके लिए सैद्धांतिक प्रयास स्वतंत्रता पूर्व से प्रारंभ हो गया था, परंतु इसके लिए सैद्धांतिक प्रयास स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रारंभ हो गया था। सन 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया, सर यानी सन 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखकर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की गई। यानी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की गई। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप, यानी परिणाम स्वरूप यह समिति इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क नहीं कर सकी। जनवरी
1944 में, वेरी रिमार्केबल पॉइंट, जनवरी 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना प्रस्तुत की, जिसको मुंबई योजना यानी मुंबई प्लान का नाम दिया गया। अप्रैल 1944 में एक साम्यवादी नेता एम.एन. राय द्वारा एक जन योजना यानी पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत 1944 में ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर श्रीमन नारायण ने एक योजना निर्मित की, जिसे गांधीवादी योजना यानी गांधीयन प्लान के नाम से जाना जाता है। यह सभी योजनाएं किन्हीं न किन्हीं कारणों से कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी और मात्र कागजी रह गई। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के गठन हो जाने के उपरांत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट यानी वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार गठित हो जाने के उपरांत के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार योजना बोर्ड ने एक अस्थायी योजना आयोग के गठन का सुझाव दिया। इस सुझाव के आधार पर 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया है। इस आयोग का कार्य योजनाएं बनाना, उनको कार्य रूप में परिणत करने का सुझाव देना तथा योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। यानी भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ किया गया है। और आप जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्टिंग इन इंडिया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। हमने क्या कहा आपको? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। अब योजना आयोग का प्रमुख कार्य ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। बैलेंस्ड, एफिशिएंट एंड बैलेंस्ड रूप में आपको जो आपका रिसोर्सेस है उसका उपयोग आप कर सके। तो योजना आयोग का प्रमुख कार्य इन फंक्शंस ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। तो योजना आयोग ने, जो हमने अभी तुरंत कहा है कि 1951 से 56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला रखी गई, फाउंडेशन। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का
पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जिसका दर्जा यानी रैंक कैबिनेट मंत्री के समान होता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आय की असमानताओं को कम करना, टू रिलेशन द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इनकम, उसके बाद संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रोजगार के अवसरों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इत्यादि ईटीसी रहा है। अब हम लोग थोड़ा आज वर्णन कर ले, वी हैव नो एनफ टाइम टुडे, सो हम लोग देख लेते हैं एक ब्रेकअप और कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण जो है, सिनेप्टिक व्यू ऑफ इंडियन 5-year प्लान्स। नाउ स्वयं स्फूर्ति कहता है कि स्वयं स्फूर्ति की धारणा का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताएं घरेलू स्रोतों से पूर्ण करना या विदेशों से आयात करने की योग्यता को सुदृढ़ करना, मजबूत करना। अब एक प्रश्न यहां उठता है कि स्वयं स्फूर्ति एवं आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट क्या अंतर है भाई? ये तो प्रश्न उठ सकता है यहां पर। तो कहता है कि आत्मनिर्भरता एक बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित धारणा है। आत्मनिर्भरता एक बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित धारणा है, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति देश के अंदर ही पूरा करना। यानी क्या हमने कहा आपको कि आत्मनिर्भरता एक बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित धारणा है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति देश के अंदर ही पूरी करना। स्वयं स्फूर्ति की धारणा व्यापक है, दिस इज कहना चाहिए ब्रॉड, ताकि वह अपने को आयात, पूंजी, तकनीकी कैपिटल, टेक्नोलॉजी इत्यादि करने में सक्षम बना सके। अब भारत में बचत की दर, रेट ऑफ सेविंग निम्न है, लो रेट ऑफ सेविंग इन इंडिया, देयर इज लो रेट ऑफ सेविंग इन इंडिया। भारत में बचत की दर निम्न है, इसलिए पूंजी की कमी है, तब पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निम्न होने से निवेश कम है, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो, और इसका क्या परिणाम होगा? इन्वेस्टमेंट इज लो, निवेश कम है तथा परिणामस्वरूप उत्पादन, प्रोडक्शन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के अवसर निम्न है, यानी कम है, अपॉर्चुनिटी लो, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ता है, फॉरेन असिस्टेंस पर, जिससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया।
तो द्वितीय योजना में इन सेकेंड 5 ईयर प्लान तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पूंजी आयात पर बल दिया गया, जिससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया, विपरीत हो गया। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा बढ़ने से देश में पूंजी की कमी को पूरा करने का प्रयास किया, जिससे रोजगार एवं उत्पादन प्रक्रिया आगे बढ़ सके। द नेक्स्ट ब्रेकअप इज रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ रोजगार के स्तर में वृद्धि करना भी नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ रोजगार के स्तर में वृद्धि करना भी नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है। हम ऐसा नहीं समझें कि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है। वी अचीव्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। अपितु योजना काल में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का विकास करना, ताकि संचित बेरोजगारी का नई श्रम शक्ति, न्यू लेबर पावर के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। वी कुड अवेल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ रोजगार के स्तर में वृद्धि करना भी नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है। वी हैव अचीव्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज नॉट। अपितु योजना काल में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का विकास करना, ताकि संचित बेरोजगारी तथा नई श्रम शक्ति के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। उसके बाद है असमानता को कम करना, टू रिड्यूस और मिनिमाइज इनइक्वालिटी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्षेत्रीय, रीजनल आय के स्तर, लेवल ऑफ इनकम, प्रति व्यक्ति आय में असमान वितरण की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वल इन पर कैपिटा इनकम। हमने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्षेत्रीय, रीजनल आय के स्तर, लेवल ऑफ इनकम, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में, इन 5 ईयर प्लान्स, क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इनइक्वालिटी, पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए
औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया है। इसके लिए औद्योगिक विकास पर बल दिया, जिसका लाभ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पहुंचा है। यानी अर्बन एरियाज के लोग मेनली इससे प्रभावित हुए हैं, यानी ये लाभान्वित हुए हैं, more and more benefited the inhabitants of people in urban areas। तो यही हमने कहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय असमानता को, रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, जिसका लाभ, इन इज बेनिफिट, मुख्यतः मेनली शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पहुंचा है। अब ना उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, वी हैव अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, यानी उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद उन राज्यों में इस नीति का लाभ ज्यादा पहुंचा है जो कि पहले से समृद्ध थे, प्रोस्पर थे। This is very important point which I would like to keep before you। यानी उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद उन राज्यों में इस नीति का लाभ ज्यादा पहुंचा है जो कि पहले से ही प्रोस्पर थे, समृद्ध थे पहले से ही। तो समृद्ध राज्यों में ही, अब इसका प्रभाव क्या हुआ भाई, इस समृद्ध राज्यों में ही शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ इत्यादि आधारभूत संरचनाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ज्यादा उन्नत हुई, यानी प्रोस्पर हुई। अब देख लीजिए, ये हमने कहा कि, इसलिए हमने कहा कि ये असमानता को कम करना, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स कि आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। तो नई आर्थिक सुधार वर्ष 1991, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कि नई आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न नीतिगत उपाय, डिफरेंट पॉलिसीज, यानी जिसमें विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार, इंप्रूवमेंट शामिल किए गए, इंक्लूड किए गए। यानी नई आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में प्रारंभ की, इट वॉज स्टार्टेड 1991, न्यू रिफॉर्म्स, इन विच इसमें विभिन्न नीतिगत उपाय, डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स एवं सुधार शामिल किए गए। इन सुधारों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। तो इन सुधारों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्व, कहता इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्व उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और कुशलता यानी एफिशिएंसी के सुधार पर दिया गया, यानी महत्व दिया गया, बल दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके, मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर का निर्माण हो सके इकोनॉमी में। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु फर्मों में प्रवेश एवं निकास, एंट्री एंड एग्जिट पर लगे गतिबंधों को हटाया गया। इसको तो औद्योगिक नीति द्वारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा
घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बनाया गया। अभी महत्वपूर्ण चीज है कि औद्योगिक नीति द्वारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा घरेलू वातावरण या डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट यू कैन सही को अधिक प्रतियोगी यानी मोर एंड मोर कॉम्पिटेटिव इसको बताया गया तथा प्रतियोगी शक्ति का विकास किया गया, एक कॉम्पिटेटिव पावर का डेवलपमेंट किया गया, निर्माण किया गया। तो प्रतियोगी शक्ति के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग यानी यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज करके वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन, देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्वेश्चन आंसर का जवाब दियो, खत्म करो एक बेसिकली क्वेश्चन आंसर का जवाब हिस्सा बढ़ाना इत्यादि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न तो पंचवर्षीय योजनाएं और न ही आर्थिक सुधार कृषि क्षेत्र की स्थिति का सुधार कर सके, जबकि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए आर्थिक विकास एवं आय के समान वितरण को प्राप्त करने हेतु सतत विकास को अपनाने की आवश्यकता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की प्रक्रिया अपनाकर हम प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर को उच्च स्तर पर कायम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो लेक्चर हमारा है वो अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो जैसे आपको नीति आयोग है और उसके बाद से स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ये कल का सम पार्ट्स आई हैव डिस्कस्ड एंड रिमेनिंग part of the topic will be discussed tomorrow at the same time, and I think that if any problem arises, some students they can query or ask me. पहला क्वेश्चन, what is the productive expenditure in economy? अब प्रोडक्टिव, अब अर्थव्यवस्था में एक्सपेंडिचर का मतलब, हाँ, व्हाट इज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी जिससे ऐसा व्यय जिससे उत्पादन हो और जिससे समाज को लाभ हो और समाज को लाभ हो और देश के साथ साथ समाज का भी लाभ हो और कॉमन मासेस को लाभ हो उससे, that is called we can keep in the category of productive expenditure in economy. So question for you. Now the next question asked to me is why urban areas more benefited comparison rural areas. Please explain, sir. Now I have discussed before you regarding the in 5-year plans there is a regional inequality. So first of all we will have to reduce regional inequality and this is the objective of the planning. इसके लिए for that औद्योगिक विकास पर we have focused on industrial development and जिसका लाभ the main tool which I am explaining before you that जिसका लाभ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पहुंचा है। औद्योगिक विकास जो हुआ वो मुख्य रूप से भारत में शहरी क्षेत्रों में ही, अर्बन एरियाज में ही हुआ, ज्यादा पहुंचा है। तो हमारा ये कहना है कि रूरल एरियाज में जो पीपल थे, इनहेबिटेंट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द रूरल एरियाज आर नॉट बेनिफिटेड रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो अब उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, व्हाट इज एलपीजी पॉलिसी ऑफ 90? हाँ, तो ये आई थिंक दैट इट मे बी डिस्कस्ड टुमारो आल्सो, बट आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991। सर, सो अब आप जानते हैं कि 1991 से पहले देश की अर्थव्यवस्था काफी यानी पटरी पर से उतर गई थी। भारत
का जो आपको ये क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो गड़बड़ा गया था, अत्यधिक नीचे स्तर पर आ गया था, हमको अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। दिस वॉज द मैटर ऑफ सेम फॉर इंडिया। तो जब अर्थव्यवस्था की दुर्गति दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही थी तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किया गया और जिसमें लिबरलाइजेशन था कि उद्योग में लिबरलाइजेशन किया जाए, जो रेड टेपिज्म है उसको बंद किया जाए। तो लिबरलाइजेशन क्या था, हाँ, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की आप देख रहे हैं कि उसके बाद से ही अर्थव्यवस्था में निजीकरण की ओर हमने कहा है कि हमारा यहां भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसमें हमने कहा है कि देयर इज कोएग्जिस्टेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। लेकिन अब नाउ अभी जो देख रहे हैं हम कि दिनानुदिन आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू विल हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि आप देख रहे हैं कि 1991 के बाद देश में दिनानुदिन पॉलिसीज में भी वेरियस काउजेज में भी वेरियस, आई डोंट वांट टू से, लेकिन आप देखिएगा कि दिनानुदिन पब्लिक सेक्टर का ह्रास होता जा रहा है, छीन होता जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला हो रहा है। अभी बैंक में आपने देख लिया है कि ये मर्जर हुआ है और कई पब्लिक सेक्टर का शेयर बेचा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मैंने टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्पीड द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में गति प्रदान किया जाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वेरी सिंपल वर्ड आई एम से कि इंटीग्रेट अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी ग्लोबल लेवल पर आप अपनी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करें। एंड नाउ इट इज वेरी एसेंशियल ऑफ दिस डेज बिकॉज nobody or no country can isolate from